एक एकड़ में 10 से 12 लाख रुपए की कमाई एक साल में, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये साबित किया है बसी झाझड़ा और बसेड़ी गांव के किसानों ने। यहाँ के ज्यादातर किसान संरक्षित खेती करते हैं, जिसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कहते हैं। इस खेती से यहाँ लगभग हर किसान 10 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई कर रहा है। इन गाँव में 1000 से ज्यादा एकड़ में पोली हाउस लगे हुए हैं। राजस्थान में जयपुर के पास स्थित ये गांव अब मिनी इजराइल कहलाते हैं। यहाँ के किसान इतना पैसा कैसे कमा पाते हैं, इस बारे में हमने एक विस्तार पूर्वक वीडियो पहले टेक्निकल फार्मिंग पर डाला था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि यहाँ के किसान प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए कैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि ये किसान 10 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं, तो फिर दूसरे किसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में कहें तो संरक्षित खेती में ज्यादातर किसान सफल क्यों नहीं हो पाते। इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि संरक्षित खेती में किसान साधारण खेती से 10 से 20 गुना कमाई कर रहे हैं, और ये साबित किया है राजस्थान में जयपुर के पास बसी झाझड़ा और बसेड़ी गाँव के किसानों ने। मेरे साथ है प्रोफेसर बलराज सिंह जी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जब शुरुआत हुई थी 1998 में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत, उस टीम के भाग थे प्रोफेसर बलराज सिंह। यूँ कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को शुरू करवाने में बहुत बड़ा रोल रहा है, और आप इस वक्त एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वाइस चांसलर हैं, और यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से बढ़ावा भी दे रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि संरक्षित खेती कुछ किसान सही नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। उसके क्या कारण हैं और सफलता किन परिस्थितियों में मिल सकती है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे प्रोफेसर बलराज सिंह जी। पूरा वीडियो देखने के बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के हर पहलू की आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि सफल होने के पीछे कई कारण हैं, और असफलता के क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो जब संरक्षित खेती की बात करते हैं, तो पहले तो आपने जो ग्रीन हाउस बनवाया है वो आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप बनवाया है क्या? उसमें वेंटिलेशन, वहाँ का कितना तापमान अधिकतम जाता है, कितना न्यूनतम जाता है, साइड वेंटिलेशन, टॉप वेंटिलेशन। फिर आपका बात आती है दूसरी, जो आपने जिस गांव में देखी बस्सी झाझड़ा, जो अभी तक का शायद हिंदुस्तान का विषम परिस्थितियों में, हार्श कंडीशन किस रूप में है उस गांव में? एक तो रेतीली जमीन है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और जमीन के अंदर कोई पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसे इलाके में आता है जहां हर साल पाला पड़ता है और टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है। इस साल अभी तक नहीं गया है, लेकिन कई साल से लगातार माइनस टेम्परेचर इस इलाके में जाता है जोबनेर के अंतर्गत, और गर्मी के अंदर टेम्परेचर 40, 47, 48 डिग्री तक जाता है। -4 से लेकर 48 डिग्री टेम्परेचर। आप सोचिए कितनी एक्सट्रीमिटीज हैं दोनों तरफ, लो और हाई में, बीच में। फिर बात आती है आपकी कि भाई ये विषम परिस्थितियां होगी, पानी नहीं है, जमीन कमजोर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, और सबसे अधिक बात यह है कि सूरज की रोशनी है वो भी बहुत तेज होती है, लाइट इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से विषम परिस्थितियां होते हुए अब यहाँ पे जो किसान है, हमने ये सिफारिश हरियाणा के लिए की थी जब हरियाणा में किसान आयोग का गठन हुआ और उसमें वर्किंग ग्रुप बनाया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, तो उसमें जो पहली सिफारिश थी कि ये टेक्नोलॉजी संरक्षित खेती हिंदुस्तान में क्लस्टर अप्रोच में एक समूह के रूप में सफल हो सकती है। तो उसका एक उदाहरण ये गांव है बस्सी झाझड़ा, कि आज एक ही गांव में हजारों ग्रीन हाउसेज लगे हुए हैं। दूसरा, हमने सिफारिश की थी इस टेक्नोलॉजी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से और सोलर पावर से जोड़ना पड़ेगा। तो वो उदाहरण आपने देखे इस गांव के अंदर, क्योंकि ग्राउंड वाटर नहीं है, रेतीली जमीन है और बिजली भी गांव में कम आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब वहां पे इस टेक्नोलॉजी को पूरी को 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ दिया, और दूसरा जो है सोलर पावर से भी जोड़ दिया। क्लस्टर का फायदा ये है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, कि जब कोई समूह होता है तो उसमें बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर इस रूप में कि मान लिया आप कोई बीज ले रहे हैं और बीज की कीमत कोई कंपनी दे रही है 8 रुपए, 10 रुपए। अगर आपका बड़ा समूह है तो आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं, आप बार्गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक का जो ग्रीन हाउस की छत पर लगता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट है या शेड नेट है, या दूसरे इंप्लीमेंट्स हैं आपके जो भी ग्रीन हाउस में खेती करने में काम आते हैं। तो कहीं न कहीं जो है क्लस्टर के अंदर, समूह के अंदर ताकत बढ़ती है इनपुट्स को बार्गेन करने में, उनके प्राइसेस के बार्गेनिंग में। दूसरा, जब समूह में
जब जरूरत पड़ती है किसी टेक्निकल नो हाउ की, तकनीकी ज्ञान की, तो ऐसे में आप किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाओगे तो निश्चित रूप से वो आएगा और आपको पूरे समूह के रूप में बताना आसान होगा, एक अकेले के पास जाने की बजाय। तो इस रूप में भी जो ग्रुप है या जो एक क्लस्टर है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से सक्सेस होता है, सफल होता है। और एक बात और है कि ऐसी जगह आप मान लिया कोई भी मार्केटिंग करते हैं, तो जब इतने लोग हैं, इतना बड़ा है, तो ऐसे में एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप या एफपीओ भी, जैसे इस गांव का भी एफपीओ बनवाया हम लोगों ने, और अब जो मार्केटिंग होती है, जो उत्पाद वो जो पैदा करते हैं, खीरा कर रहे हैं, सीडलेस कुकुम्बर, या शिमला मिर्च कर रहे हैं, या कुछ टमाटर भी कर रहे हैं, तो जब ग्रुप होगा, पूरा क्लस्टर होगा, तो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग भी आप मिलकर कर सकते हैं। आप चाहे एक आदमी, दो आदमी मिलकर मार्केटिंग को देखेंगे, दूर दराज के इलाकों में या नजदीक के इलाकों में जहां भी है उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं क्लस्टर अप्रोच में इसकी संभावना सफलता की ज्यादा है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की सारी चीजें, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो सब मिलकर कर सकते हैं। कोई वैरायटी का अडॉप्शन करना है, मान लिया कोई वैरायटी किसी एक किसान को लग गया भाई ये वैरायटी महत्वपूर्ण है, किसी ने आके कहा, तो उसको सब एक पसंद आ गई और अच्छा काम किया, तो पूरा समूह उसको वहीं अपना सकता है। तो इस रूप में हर तरीके से क्लस्टर अप्रोच हमेशा महत्वपूर्ण है और ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा सफलता में कई बार दिक्कत आती है मेंटेनेंस की, रख रखाव की, कि जैसे नीचे से आपका बेस प्लास्टिक फट गया या नेट फट गया, इंसेक्ट प्रूफ नेट चारों तरफ से, और चारों तरफ खरपतवार खड़े हैं और वहां पर सफेद मक्खी या एफिड, ऐसे रस चूसने वाले कीड़े आपके खुले वातावरण में मौजूद है, तो वो अंदर एंटर करेंगे। अब अंदर एंटर कर गए, ग्रीन हाउस में अंदर चले गए, तो निश्चित बात है अंदर तो जो उसकी परिस्थितियां बहुत अनुकूल है उनके मल्टीप्लीकेशन के लिए, बढ़वार के लिए, तो वो अंदर जाके फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी फसल को नुकसान करेंगे और तेजी से बढ़ेंगे, तो आप पेस्टिसाइड का यूज करोगे। तो ये रखरखाव का भाग है। अगर भाई आप ग्रीन हाउस के अंदर सफाई रखना तो आवश्यक है ही, ग्रीन हाउस के चारों तरफ भी कम से कम 10-5 मीटर के दायरे में आपको सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार नहीं होने देने चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी तरीके से कोई इंप्लीमेंट लग गया या कहीं डॉग्स ने या दूसरी चीजों ने, कुत्ते वगैरह ने कोई आपका नेट तो या प्लास्टिक तो नहीं फाड़ दिया जिससे कोई छोटे मोटे कीड़े अंदर जा पाए और वो जाके अंदर प्रभावी रूप से नुकसान कर पाए। तो इस तरीके से रखरखाव का पार्ट। फिर आपके अंदर कोई ग्रीन हाउस में जैसे 2 दरवाजे लगे रहते हैं और उनसे एंट्री होती है, हम वेटिंग एरिया, रेस्टिंग एरिया छोड़ते हैं, तो उस रेस्टिंग एरिया का भी रखरखाव, आप पहला दरवाजा खोलें, दूसरा दरवाजा जब तक नहीं खुले, जब तक कि आपको पहला बंद नहीं किया, आपके बॉडी के पार्ट, आपके साथ कोई इंसेक्ट अंदर ना जाए, यही उद्देश्य है। और बल्कि कई बार तो लोग वहां पे पंखा लगाते हैं ताकि आपके बॉडी के ऊपर कोई ऐसा हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई चीज हो तो गिर जाए वहीं के वहीं। इस तरीके से रखरखाव का पार्ट है ये। फिर आता है वर्कर्स, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो क्या होता है, कॉमन होते हैं। अब खुले खेत में काम कर रहे हैं, बैंगन के अंदर, भिंडी के अंदर, और अब वही वर्कर्स जो है ना, काम करने वाले लेबर अंदर जा रहे ग्रीन हाउस में। अब जब वो खुले खेतों में काम कर रहे थे तो बैंगन और भिंडी माइट्स के होस्ट हैं बड़े, बहुत ज्यादा जो माइट्स, जो रस चूसने वाला कीड़ा है, पत्ती के उल्टी तरफ रहता है, वो उनके कपड़ों में आ सकते हैं, हाथों में आ सकते हैं और वो सीधा अंदर ले जा सकते हैं। तो होना ये चाहिए, अगर वर्कर्स मान लिया एक ही सेट है तो आप पहले उनसे ग्रीन हाउसेज में काम कराइए, उसके बाद दोपहर बाद खुले खेतों में काम कर सकते हैं। ये भी रखरखाव का भाग है। फिर जैसे कि अंदर मान लिया किसी एक पौधे में वायरस है और आप कटाई छटाई कर रहे हैं, तो आपको जो कैंची चलाएंगे उसके रस में वायरस आ जाएगा, आप दूसरे पौधों पर लेके जाएंगे। नहीं, उस पौधे की कटाई छटाई मत करिए, आप उस पौधे को आप निकालिए, बाहर करिए, उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। अब आप उसको कट्टा ले जाइए खाली आपका खाद का, और वही स्थान के ऊपर ही ले जाकर उसको कट्टे में डाल के बाहर लाइए। ये नहीं कि आप उस पौधे को खींचते जा रहे हैं और वो दूसरे पौधों से टच होके जा रहा है तो भी आप स्प्रेड करेंगे। तो इस तरीके का ध्यान आप, जरूरी नहीं कहीं माइट्स की 2-4 पौधों पे माइट्स आ गई तो आप पूरे ग्रीन हाउस में छिड़काव करें, नहीं, आप पैच के ऊपर, उस स्पेसिफिक पैच के ऊपर, उस भाग के ऊपर 2-4 पौधों के ऊपर आप स्प्रे करें, उनकी पत्तियां तोड़ लें आप। इसी तरीके से दूसरा भी, अगर कोई कहीं बीमारी आती तो पैच स्पेसिफिक स्प्रे किया जा सकता है। ट्रेनिंग प्रूनिंग का ध्यान रखें। तो ये कुछ भाग हैं ऐसे। सही वैरायटी का चुनाव करें, सही टाइम पर नर्सरी रेज करें। और एक बात कई बार आती है, अब वैसे तो ग्रीन हाउस में खेती कर रहा है, पर टमाटर की पौध आपने खुले खेत में बना ली, आपकी पौध में सारा वायरस आ गया खुले खेत में, तो उसको अंदर लगाने की जरूरत कहाँ है? फिर आपका तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड, आपकी नर्सरी तो पूरी। तो इसलिए जब आप संरक्षित खेती की बात करते हैं तो निश्चित है कि आपकी पौध 100% वायरस फ्री हेल्दी होनी चाहिए। उसको भी आप संरक्षित क्षेत्र में ही पैदा करेंगे। प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें आप पैदा करें। आप छोटा एक अलग से बना लें नर्सरी का, या ग्रीन हाउस के अंदर ही के कोने में पौध बनाएं। एक कई बार क्या होता है, आपका जैसा मुख्य फसल खीरा है, हो रही है, और जो हॉकी एरिया होता है चारों तरफ, जो खाली एरिया होता है, उसमें कई बार देखा किसानों ने बैंगन लगा दिया, भिंडी लगा दी। अरे भाई वो होस्ट है, अब वो माइट्स उसमें आएंगी,
तो आपको फैलाने की जरूरत नहीं, वहां से आपकी मुख्य फसल के ऊपर माइट्स फैल जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। इस तरीके की फसलें आप नहीं लगा सकते चारों तरफ, बगैर जानकारी के कोई दूसरी फसल रेस्टिंग एरिया में या हॉकी एरिया में ना लगाएं। तो ये बहुत सारे भाग हैं रख रखाव के। तो रख रखाव की बगैर, या कई बार क्या होता है कि बिना जानकारी के क्रॉप रोटेशन फॉलो नहीं करते या सोलराइजेशन नहीं करते, तो भूजनित रोग या नेमेटोड्स इतने डेवलप हो जाते हैं, उनका बिल्टअप इतना भारी हो जाता है, फिर फसल लेना मुश्किल हो जाता है। फिर किसान क्या होता है, हताश होकर कहता है ये ग्रीन हाउस की खेती तो ठीक नहीं है, उसको छोड़ने का प्रयास करता है। ये नहीं है। आप रख रखाव, आप पहले ट्रेनिंग लें, अच्छी जानकारी लें, उसके बाद अगर आप संरक्षित खेती करते हैं तो मैं नहीं मानता कोई असफलता का कारण होगा। तो आप समूह के रूप में अपनाएं, मिलकर करें इस तरीके की खेती को, और सारी जानकारी लेके करें, और सारी चीजों का जब ध्यान रखेंगे रख रखाव का और समूह में करेंगे, तो निश्चित रूप में इसमें सफलता ही सफलता मिलेगी और इसका लाभ भी मिलेगा। यदि कोई पूरी जानकारी लेकर टेक्निक जो आपने बताया उसका ध्यान रख के इंडिविजुअल कोई 4000 स्क्वायर मीटर 2000 स्क्वायर मीटर में करता है, तो क्या सफलता की संभावनाएं हैं? वो भी संभावना है। अगर मैंने जैसा बताया रख रखाव, सारी चीजों का ध्यान रखे, साफ सफाई, मैनेजमेंट अगर करता है, सही चुनाव किस्मों का, सही पौध का उगाना, सही टाइम पर रुपाई, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग, अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है तो उसका स्पेसिफिक उसका निदान, तो इस तरीके की चीजें करेगा तो उसमें भी अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसा नहीं है। बस मार्केटिंग का ध्यान रखना जरूरी है, मार्केटिंग, क्योंकि बेचना भी पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसको जोर आएगा अकेले को, और ग्रुप होगा तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा प्रोफेसर बलराज सिंह जी ने बताया कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्लस्टर अप्रोच होगी तो और ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल भी करना चाहता है तो पूरी जानकारी लेकर जो जो तरीके बताए हैं यदि उन्हें फॉलो करेंगे तो निस्संदेह सफलता मिलेगी। और इस तरह अगर सफलता मिलेगी तो आमदनी, जैसा आपने सुना, 10 से 20 गुना तक भी संभव है। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।